अब देखो वर्षा हो गया था, अब वर्षा के प्रकार, यानी कि ये उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार से वर्षा होती है, मतलब किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई है, इस आधार पर वर्षा के प्रकार। तो 3 प्रकार की वर्षा है, ठीक है। एक है संवहनीय वर्षा, दूसरा पर्वतीय वर्षा और तीसरा चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती को ही फ्रांटल लिखा होगा, तो फ्रांट का मतलब होता है वाताग्र, तो इसी को हम चक्रवाती को ही लिखेंगे वाताग्री वर्षा। समझ में आया? फ्रांट का मतलब होता है चक्रवात, तो फ्रांटल लिखा होगा तो फ्रांटल वर्षा लिख दिया है, तो चक्रवाती का मतलब वाताग्री। ठीक। अब देखो संवहनी वर्षा कैसे होती है। संवहनी से क्या दिख रहा है कि यहाँ पर संवहन धारा चलेगी, संवहन धारा। अब संवहन धारा क्या होता है, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, एक पतीले में चाय बनाओ, ठीक है, पानी है या दूध है, इसमें चाय पत्ती डाल देंगे तो चाय पत्ती बार बार नीचे ऊपर होता रहता है कि नहीं, ठीक है। जब नीचे से गर्म होगा पानी तो ऊपर जाएगा, फिर ठंडा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आएगा। ये प्रक्रिया उबलते समय पानी की चलती रहती है, तो एक धारा विकसित हो जाती है। इसी धारा को हम क्या कहते हैं, संवहन धारा। अब देखो यदि यही धारा वायुमंडल में चलने लगे, मान लो ये कोई क्षेत्र है, ठीक, अब यहाँ पर वायु है, वायुमंडल है, ठीक है। अब यहाँ पर गर्मी अगर अधिक पड़ेगी, गर्म होगी वायु, तो कहाँ जाएगी, ऊपर। जितना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी तेज़ी से ऊपर जाएगी नहीं, और जब ऊपर जाएगी तो अपने साथ जो है जलवाष्प भी लेके जाएगा। और मान लो एक जलवाष्प लेके जाएगा, जलवाष्प ले जाने के बाद जब ऊपर जाएगी तो तापमान क्या होगा, घटेगा, और जब तापमान घटेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता और तापमान में उल्टा संबंध होता है, तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी, बढ़ेगी, और बढ़ के एक स्तर पर 100% हो जाएगी नहीं सापेक्षिक आर्द्रता। तो यहीं पर 100% होना ही क्या होता है, उषांक है या संघनन हो जाएगा, यही संघनन होगा, संघनन से वर्षा की बूंदें बनेंगी। तो ये जो बूंदें होती हैं वह बहुत महीन महीन होंगी, ठीक है, और महीन महीन होंगी और धूल के कणों के ऊपर जम के बनती हैं, तो इससे जो है इसी को ही क्या कहते हैं, बादल, ठीक है। और इसके पहले हम पढ़ाए हैं कि ये महीन महीन जो आपस में बूंदें हैं जब एक दूसरे से सटकर बड़ी हो जाती हैं तो फिर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण धरातल पर आती हैं और इसी को हम वर्षा कहते हैं, ठीक। तो इसमें संवहन धारा है। अब संवहन धारा में जो बादल बनेगा नीचे से धक्का मार मार के ऊपर उठाएगा कि नहीं, तो अभी को हम बताए हैं या पिछली क्लास में बताए थे क्या, इस तरह कौन बादल बनेगा, कपासी बादल। समझ में आया, कपासी वर्षा बादल। कपासी बादल 2 तरह के होंगे, एक कपासी बादल सफ़ेद वाला और एक कपासी बादल काला वाला। तो जो काला वाला होगा उससे वर्षा होगा, जितने भी वर्षा वाले बादल हैं सब काले होंगे, ठीक है। तो ये कपासी बादल हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, खूब बिजली कड़केगी। बिजली क्यों कड़कती है ये भी देख लो। यहाँ पे जब संवहन धाराएं चलती हैं तो यहाँ पे जो करंट बन जाता है, ठीक है, तो वह जैसे स्पार्क नहीं होता है तार में, जैसे एक तार है, एक दूसरा तार ले आके इसमें टच कराओ, विद्युत धारा अगर बह रही है तो चिट से आवाज़ होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, वही शार्ट जो करता है वही शार्ट इसमें भी होता है। धाराओं के कारण चार्ज बदल जाते हैं, और 2 विभिन्न चार्ज के जब बादल आपस में टकराते हैं या हवाएं टकराती हैं तो उसी से बिजली कड़कता है। तो इसमें कड़क के साथ वर्षा होगी, होगी कि नहीं, गरज और चमक के साथ होगी, गरज चमक होगा। दूसरा मूसलाधार वर्षा होगी, मूसलाधार, ठीक है, यानी कि भयंकर वर्षा होगी लेकिन थोड़े समय के लिए होगी, बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए होगी, मतलब 1-2 घंटा 4 घंटा होगा लेकिन पूरा भर देगा। मूसलाधार वर्षा होगी, गरज चमक के साथ होगी। और जैसे इस प्रकार की वर्षा कहाँ होगी, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखी क्षेत्र में, विषुवत रेखी या भूमध्य रेखी क्षेत्र में, ठीक। यहाँ पर रोज इसी प्रकार की वर्षा होती है। दोपहर के बाद वर्षा होगी, 2 बजे शुरू होगी, 4 बजे के आसपास तक वर्षा होगी, 4 बजे के बाद बादल छट जाएंगे, फिर लगेगा धूप हो गया।
प्रकार की वर्षा वहाँ लगभग रोज होती है। समझ में आया? अगला देखो, यही वाली वर्षा जो संवहनी वर्षा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात में, वो चक्रवात नहीं, वो दूसरा चक्रवात होगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में कौन सी वर्षा होगी? यही वाली कपासी मेघ बनेगा, संवहनी वर्षा होगी। ठीक है, इतना ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अब देखो पर्वतीय वर्षा क्या होती है। ये इसमें पर्वत का सहारा लिया जाता है। ठीक, देखो मान लो कोई पवन आ रही है, ये समुद्र है, यहाँ पे जल के ऊपर से आ रही है, यहाँ से स्थल मान लो। ठीक है, ये स्थल है। अब यहाँ से जो वायु आ रही है इसमें आर्द्रता होगी कि नहीं? जलवाष्प होगा, आर्द्रता होगी। अब ये इससे टकराया, अब पर्वत को तोड़ के पार थोड़ी ना कर पाएगा, क्या होगा? पर्वत के हिसाब से ऊपर चढ़ने लगेगी कि नहीं? पर्वत के हिसाब से ऊपर चढ़ेगी। एक स्तर ऐसा आएगा जब उसका संघनन होने लगेगा सब, तो बादल बनेंगे। बादल से फिर क्या होगी? वर्षा होगी कि नहीं? फिर लेकिन ये पवन ऐसा नहीं है कि यहाँ वर्षा करके ही रुक जाएगी, ये पार करके इस पार भी पहुँचेगी। ठीक है, लेकिन इस पार पहुँचने पर क्या होगा? जितना इसमें जलवाष्प था, पहले तो ऊपर गया, ठंडा हुआ, जलवाष्प की वजह से वर्षा हो गई, तो जो वर्षा होना तो ख़त्म हो गया ना। अब उस वायु में जलवाष्प बहुत कम बचेगा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या होगी? जब नीचे उतरेगा तो घर्षण होगा कि नहीं? ठीक है, घर्षण होगा। और अभी क्या पढ़ाए हैं हम? नीचे से ऊपर जाने पे तापमान घटता है, तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा? बढ़ेगा। तो वायु गर्म हो जाएगी कि नहीं? घर्षण के कारण और नीचे आने के कारण जो है वायु गर्म होने लगेगी। और जब गर्म होने लगेगी यानी कि तापमान बढ़ने लगेगा, और तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता में उल्टा संबंध होता है। तो तापमान बढ़ेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? घटेगी। तो सापेक्षिक आर्द्रता घट गई तो संघनन और बादल तो बनेंगे नहीं कि नहीं? ठीक है, तो इसलिए ये वाला ढाल ज़्यादा वर्षा नहीं पाएगा। समझ में आया? एक बार फिर से देखो, समुद्र के ऊपर से जल के ऊपर से वायु जा रही है, यहाँ पर कुछ जलवाष्प रहा होगा, इस वायु ने सोख लिया, सोख के ऊपर बढ़ रही है। जब ऊपर जा रही है तो तापमान घट रहा है, और जब तापमान घटेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? बढ़ेगी, और वह अंतिम में 100% हो जाएगी। 100% होने के बाद बादल बन जाएगा, और बादल से वर्षा हो जाएगी। ठीक है, वर्षा होने के बाद ये पवन आगे बढ़ गई। अब उसके साथ जो जलवाष्प पहले से था वह जलवाष्प कम हो गया कि नहीं? वर्षा के रूप में। और अगली ढाल पर जब नीचे उतरेगी तो घर्षण के कारण और नीचे उतरने के कारण क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है कि नहीं? तो गर्म होगा तो सापेक्षिक आर्द्रता कम होगी, और सापेक्षिक आर्द्रता कम होगी तो क्या होगा फिर? सापेक्षिक आर्द्रता कम होगी तो बादल नहीं बनेंगे, वर्षा नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाला जो ढाल है जो पवन की ओर होता है, ये वाला ढाल, मान लो ये ढाल ए है, ये ढाल बी है, तो इसको बोलेंगे पवनाभिमुख। ठीक है, पवनाभिमुख ढाल। और इसको बोलेंगे पवनाविमुख ढाल। ठीक है, पवनाभिमुख और पवनाविमुख। ठीक है, यानी कि ये उल्टा है और ये हवा की साइड में है। ठीक, अब देखो वर्षा कहाँ ज़्यादा होगी? पवनाभिमुख पे होगी, मतलब ए साइड में होगी, बी साइड में होगी। ठीक है, तो यानी कि जो इसकी साइड पड़ेगा वहाँ वर्षा ज़्यादा होगी और दूसरे साइड में वर्षा कम होगी। तो वर्षा को हम कहते हैं वृष्टि। ठीक है, वृष्टि। और छाया क्या होता है? मान लो हम कहीं खड़े हैं या कोई कपड़ा टांग दिए, उसकी छाया आ जाए कहीं पे, तो वहाँ अंधेरा हो जाएगा कि नहीं? तो ऐसे ही वो वृष्टि के लिए अंधेरा वाला क्षेत्र, मतलब बारिश कम होता है, तो इसको बोलते हैं रेन शैडो जोन या वृष्टि छाया क्षेत्र या छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश या वृष्टि छाया क्षेत्र। समझ में आया? भारत में भी होता है ऐसा क्षेत्र। तो वो भारत वाला जब मानसून पढ़ाएंगे तो भारत में जो वर्षा होती है सबसे ज़्यादा कौन वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा होती है। पढ़ाए हैं, हिमालय में जाके मानसून एक बार टकराता है, पश्चिमी घाट में टकराता है, सब पढ़ाए हैं ना? ठीक है, और आगे फिर पढ़ा देंगे। तो इतना समझ में आया? अब देखो चक्रवाती वर्षा को, अगला हम लोग पढ़ते हैं चक्रवाती वर्षा। ठीक है,
या वाताग्री वर्षा। तो जो विभिन्न वायु राशियाँ, तो विभिन्न स्वभाव की वायु राशियाँ जब एक दूसरे से टकराएंगी तो उनके मध्य क्या बनता है? संक्रमण का क्षेत्र। और इस संक्रमण के क्षेत्र को क्या कहेंगे? वाताग्र। और वाताग्र के सहारे किस प्रकार से वर्षा होती है पिछले चैप्टर में बताए थे ना। जैसे ये मान लो गर्म है, ये ठंडा है, तो गर्म वायु राशि को ये वाताग्र क्या करेगा? ऊपर ढकेल देगा। और वाताग्र के सहारे फिर ऊपर ढकेलने के बाद यहाँ पर बादल बनेगा और वर्षा होगी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की वर्षा है। इस प्रकार की वर्षा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, इस प्रकार की वर्षा मानसूनी क्षेत्र में, और इसकी वर्षा मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में होती है। ठीक है, समझ में आया?